नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली के अंतर्राष्ट्रीय न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। बारबाडोस एक छोटा सा करीबियन आइलैंड देश जिसका शायद आप में से बहुत से लोगों ने कभी नाम भी ना सुना हो, या फिर अगर सुना भी होगा तो टूरिज्म यानी पर्यटन के संदर्भ में शायद सुना हो। बारबाडोस एक बेहद सुंदर और रमणीक देश है जहां पर दुनिया भर से लोग पर्यटन के लिए, टूरिज्म के लिए जाते हैं। लेकिन भू राजनीतिक गलियारों में बारबाडोस जैसे देशों का नाम बिरले ही सुनने को मिलता है। लेकिन आजकल ये छोटा सा देश किसी और ही वजह से सुर्खियों में है। इसने एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठाया है, और वो कदम ये है कि बारबाडोस ने ब्रिटिश मोनार्की यानी ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ को अपने हेड ऑफ स्टेट की पदवी से अलग कर दिया है। और बारबाडोस की अब पहली राष्ट्रपति होंगी, जो कि एक महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। बारबाडोस में अब बाकायदा एक राष्ट्रपति होंगी, तो बारबाडोस अब सही मायनों में एक रिपब्लिक बनेगा। अब इस सब को समझने के लिए हमें थोड़ा बारबाडोस के इतिहास की ओर दृष्टिपात करना होगा। तो जिस प्रकार से भारत सहित बहुत से विश्व के देश एक समय में ब्रिटिश शासन के अधीन थे, ब्रिटेन की कॉलोनी थे, उसी प्रकार से बारबाडोस भी काफी लंबे समय तक ब्रिटिश कॉलोनी था। फिर 1960 के दशक में बारबाडोस ने अपने लिए स्वतंत्रता तो हासिल कर ली, लेकिन ये सही मायनों में रिपब्लिक नहीं बन पाया। यानी बारबाडोस में चुनाव होते हैं, वहां के प्रधानमंत्री हैं, बाकायदा उनका अपना पॉलिटिकल सिस्टम है, लेकिन वहां की जो नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट है, जैसे कि भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं, बारबाडोस की नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट ब्रिटिश क्वीन ही है। यानी सिंबॉलिकली बारबाडोस ब्रिटिश क्वीन के अंतर्गत आता है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि बारबाडोस ऐसा इकलौता एकमात्र देश नहीं है पूरे विश्व में जो कि फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी है और जो कि अभी भी सिंबॉलिकली ब्रिटिश क्वीन के अंतर्गत अधीन आता है, बल्कि विश्व में कम से कम 15 ऐसे देश हैं जहां की नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट आज भी ब्रिटिश क्वीन है। जमाइका, एंटीगुआ एंड बारबुडा, सेंट लूसिया, ग्रेनाडा। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा जैसे बड़े बड़े देशों में भी नॉमिनल हेड ब्रिटिश क्वीन है। अब ये सुनने में एक बड़ी अजीब सी बात लगती है। आप फर्ज कीजिए कि भारत में आज के समय में अगर हमारी नॉमिनल हेड ब्रिटिश क्वीन होती तो आपको कैसा लगता, कैसा प्रतीत होता? ये तो एक गुलामी वाली बात हो जाती और हम सबको बहुत ही जाहिर सी बात है अपमानित प्रतीत होता, अपमान का प्रतीत होता। हालांकि अब आप कहेंगे कि ये तो एक औपचारिकता है, महज सिंबॉलिज्म है, क्योंकि इन सभी देशों में जो नियम कानून है, उनके जो सिस्टम है वो अपने हैं और ये एक प्रकार से इनकी, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो या आर्थिक नीति हो, वो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। ब्रिटिश क्वीन तो सिर्फ इनकी नाम मात्र के लिए हेड है। अब जब बड़े देशों की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों की, तो वहां ये बात काफी हद तक सही साबित होती है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देश जो हैं वो एक प्रकार से सिर्फ नॉमिनली ब्रिटिश क्वीन के, ब्रिटेन के अधीन है। लेकिन जब बात छोटे देशों की आती है, जिसमें बहुत से ये छोटे छोटे करीबियन आइलैंड्स हैं, तो ये एक प्रकार का न्यू कॉलोनियलिज्म बन जाता है, जहां ब्रिटिश क्वीन की जो नॉमिनल हेड की पदवी है उसकी आड़ में इन देशों की रिसोर्सेज पर ब्रिटेन जो है वो एक प्रकार से आज भी अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है, उन्हें नियंत्रित कर रहा है और एक प्रकार से अपने जो उसका जो औपनिवेशिक एजेंडा है, उसके जो फाइनेंशियल बिजनेस इंटरेस्ट्स है, उनको आगे बढ़ा रहा है। और इसीलिए जाहिर सी बात है कि इन देशों को ऐसा लगता है कि वो अभी भी ब्रिटेन के नियंत्रण में है और इसलिए सभी देश अपने आप को ब्रिटिश क्वीन के आधिपत्य से छुड़ाना चाहते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं। तो बारबाडोस ने ये कदम उठाया है और बारबाडोस की प्रथम राष्ट्रपति सैंड्रा मेसन बनी है। सैंड्रा मेसन, जो कि 30 नवंबर को औपचारिक तौर पर बारबाडोस के राष्ट्रपति पद पर आसीन होंगी। 30 नवंबर को बारबाडोस के स्वतंत्रता दिवस की 55वीं वर्षगांठ भी है। सैंड्रा मेसन, जिसे हम कह सकते हैं एक बेहद सीजन पॉलिटिशियन है बारबाडोस की, 2018 से वो बारबाडोस की गवर्नर जनरल हैं और इससे पहले एक ज्यूरिस्ट भी रह चुकी हैं। जैसा कि मैंने कहा, बारबाडोस ऐसा पहला देश नहीं है जो कि जहां पर नॉमिनल हेड आज भी
ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ हैं, और बारबाडोस ऐसा भी पहला देश नहीं है जो कि अपने आप को ब्रिटिश क्वीन के आधिपत्य से बाहर निकालना चाहता हो। 1970 में गयाना ने ब्रिटिश मोनार्की से अपने आप को अलग किया था। फिर 1976 में त्रिनिदाद और टोबैगो ने यह कदम उठाया था, और 1978 में जमाइका ने अपने आप को ब्रिटिश मोनार्की से अलग किया था। तो बहरहाल ये तो रही बारबाडोस की बात, और बारबाडोस में ऐसा नहीं है कि ये अचानक से डिसीजन हुआ है। पिछले 1 साल से ये कवायद चल रही थी बारबाडोस में कि किस प्रकार से बारबाडोस जो है वो अपने आप को सही मायनों में एक रिपब्लिक बनाना चाहता था, और पिछले 1 साल से हमें ब्रिटिश मीडिया में इस प्रकार की खबरें देखने को लगातार मिल रही थी कि कैसे बारबाडोस जो है वो मोनार्की से अपने आप को अलग थलग कर रहा है। और यहाँ पे एक बेहद दिलचस्प बात यह भी है कि बहुत सारा ब्रिटिश मीडिया इस बात को ऐसे भी पोर्ट्रे करता है कि बारबाडोस जो है वो चाइना के भड़कावे में आके, कि चाइना की इन्फ्लुएंस बढ़ रही है, उसके बिजनेस इंटरेस्ट्स बढ़ रहे हैं बारबाडोस में, तो चाइना के भड़कावे में आके बारबाडोस जो है अपने आप को ब्रिटिश मोनार्की से अलग करने का कदम उठा रहा है। तो खैर ये तो एक दूसरा ही मुद्दा है डिस्कशन के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चाइना से के इन्फ्लुएंस से ही खाली बारबाडोस इतना बड़ा कदम उठाएगा। इसमें उसके खुद के हित भी शामिल हैं, और अब वो अपने आप को शायद सही मायनों में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखेगा। तो ये तो थी बारबाडोस की कहानी। अब इससे जो जुड़ी हुई बात है, बेहद महत्वपूर्ण बात जिस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगी, वो ये है कि जो आज के समय में कॉमनवेल्थ ग्रुपिंग है, कॉमनवेल्थ ग्रुपिंग जिसमें 50 से भी ज्यादा देश हैं और जिसका सदस्य भारत भी है, और ये सभी देश जो हैं वो किसी ना किसी समय में ब्रिटेन की कॉलोनी रह चुके हैं, ब्रिटिश शासन के अधीन हो चुके हैं। तो ये कॉमनवेल्थ ग्रुपिंग में ब्रिटेन है और उसके साथ उसकी सारी फॉर्मर कॉलोनीज हैं। तो आज के समय में जब विश्व के भू राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल रहे हैं, एक बिल्कुल नए आयाम से गुजर रहे हैं, हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में रहते हैं, ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहां पर हमें किस देश से किस प्रकार का लाभ हो रहा है, चाहे वो स्ट्रैटेजिक बेनिफिट हो या आर्थिक क्षेत्र में हो या फिर किसी और क्षेत्र में, उस लाभ हानि की तर्ज पर द्विपक्षीय संबंध बनते बिगड़ते हैं। और जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कैसे भारत जो है वो अरब वर्ल्ड के साथ भी अपने संबंध आगे बढ़ा रहा है, वेस्ट एशिया के साथ अपने संबंधों को एक प्रकार से कायम रख रहा है, साथ ही में इजराइल के साथ भी अपने संबंधों को कायम रख रहा है। तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग जिसको कहते हैं पैरामीटर्स के साथ भारत अपने संबंधों को जिस प्रकार से संतुलित कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, वो इस नए मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का ही प्रतीक है। कि जैसे एक प्रकार से भारत अमेरिका के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ा रहा है, तो रशिया के साथ भी भारत के संबंध जो है उतने ही प्रगाढ़, उतने ही स्ट्रैटेजिक बने हुए हैं। तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का समय है। तो ऐसे में एक इस प्रकार की ग्रुपिंग का भला क्या औचित्य बनता है जिसमें ऐसे देश शामिल हैं जो कि एक समय में ब्रिटेन की कॉलोनी थे, यानी ये देश भला क्यों अपने कॉलोनियल पास्ट को याद करना चाहेंगे, भला क्यों वो उस दर्दनाक इतिहास को, उस दर्दनाक अतीत को याद करना चाहेंगे जिससे बाहर निकल के वो इतना ही आगे बढ़ चुके हैं। सबसे बड़ी अजीब सी बात तो ये लगती है कि चाहे वो भारत हो या कोई भी ऐसा देश हो, जिस देश ने आपके ऊपर शासन किया इतने लंबे समय तक, जिस देश की वजह से आपके इतने लोगों की जान जो है उसका बलिदान गया हो, और जिस देश की वजह से आपकी सारी रिसोर्सेस को, आपके आर्थिक सिस्टम जो है वो तहस नहस हो गया हो, आप भला क्यों एक ऐसी ग्रुपिंग ज्वाइन करेंगे, वो भी स्वतंत्रता हासिल करने के तुरंत बाद ही, जो कि उस देश से जुड़ी ग्रुपिंग हो और जो ग्रुपिंग उस देश ने बनाई हो। ये बात मेरी समझ से परे है और शायद आजकल के समय में 21वीं शताब्दी में किसी की भी समझ से परे है। लेकिन इसका जो एक बहुत ही जिसको कहते हैं महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन वो ये है कि जिस समय भारत को स्वतंत्रता हासिल हुई थी और इन देशों को, चाहे वो अफ्रीकी देश हो, करीबियन देश हैं जो कॉमनवेल्थ के मेंबर्स हैं, जब इन्हें स्वतंत्रता हासिल हुई थी तो इनके जो रूलिंग एलीट्स थे उनके एक प्रकार से ब्रिटेन के साथ सेंटिमेंटल टाइज भी थे, क्योंकि चाहे वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हों या फिर कुछ दूसरे देशों के लीडर्स, ये सभी जो हैं ये ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज के प्रोडक्ट्स थे और ऑक्सफोर्ड सरीखे विश्वविद्यालयों में इन्होंने पढ़ाई की थी, इनकी हायर एजुकेशन हुई थी। तो इनका जो उस प्रकार की जो विचारधारा है, जो थॉट सिस्टम है, वो एक प्रकार से इस ब्रिटिश सिस्टम द्वारा निर्मित था। और इसीलिए ये न्यू कॉलोनियलिज्म की इन्फ्लुएंस जिसकी हम भारत में देख रहे हैं, अंग्रेजी भाषा को लेकर ये आज तक चली आ रही है, क्योंकि ये उसी सॉर्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म की देन है जो कि उन रूलिंग एलीट्स ने उस समय स्थापित किया था। भारत को
ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिलने के बाद भी, और आज तक हम इस कॉलोनियल हैंगओवर से बाहर नहीं निकल पाए हैं। ये तो है पहली वजह। और दूसरी वजह ये है, और ये उन देशों पर ज्यादा लागू होती है जो छोटे छोटे देश हैं, जो अपनी अर्थव्यवस्थाओं को अभी तक सही से सशक्त नहीं कर पाए हैं, चाहे वो कैरिबियन देश हो या फिर अफ्रीकी देश। तो ये देश स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन सही मायनों में ये अपनी एक सुदृढ़ सशक्त अर्थव्यवस्था कायम नहीं कर पाए, अपनी एक अलग पहचान नहीं कायम कर पाए भू राजनीतिक गलियारों में, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो ये एम्पायर को अपने आप से डिसोशिएट नहीं कर पाए। तो ये अब एक प्रकार का, जिसे कहते हैं, एक चक्र बन गया है, कुचक्र बन गया है, एक चक्रव्यूह बन गया है, जिसमें ये धंसते चले जा रहे हैं, क्योंकि एम्पायर ने इनकी रिसोर्सेस को एक प्रकार से एक्सप्लॉइट किया, और आज ये ऐसी स्थिति में है जब इनको लगता है कि बिना ब्रिटेन के साथ के, बिना उस पर निर्भर हुए, ये अपनी इकोनॉमी को, अपनी अर्थव्यवस्था को अलग तरीके से, अलग प्रकार से इंडिपेंडेंटली चला ही नहीं सकते। एक मैंने बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ा, लेख पढ़ा, जिसके स्क्रीनशॉट्स मैं शेयर करूंगी। कॉमनवेल्थ की आलोचना है इस लेख में, और इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से कॉमनवेल्थ जैसी ग्रुपिंग का इस्तेमाल जो है वो ब्रिटेन अपने औपनिवेशिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए आजकल के समय में कर रहा है। यानी कॉमनवेल्थ के माध्यम से अपने बिजनेस इंटरेस्ट को वो साधना चाहता है, सिर्फ अपने हितों को साधना चाहता है, और इससे जितना उसको फायदा होता है उतना कॉमनवेल्थ की कंट्रीज को, किसी को भी इस ग्रुपिंग से, इस ऑर्गेनाइजेशन से कोई लाभ नहीं होता। इस ग्रुपिंग में म्यूचुअल बेनिफिट्स वगैरह की डिप्लोमेटिक भाषा का, चाशनी भरी बातों का इस्तेमाल करके ब्रिटेन जो है इन देशों में, चाहे वो भारत हो या फिर दूसरे कॉमनवेल्थ कंट्रीज हो, टैक्स ब्रेक्स तलाशता है, और भी अपने बिजनेस करने के लिए इस प्रकार के कंसेशंस तलाशता है, जो उसे शायद कॉमनवेल्थ की आड़ में आसानी से मिल जाते हैं। और इस लेख में जो कि मैंने पढ़ा था, खासकर कि अफ्रीका का जिक्र है कि किस प्रकार से ब्रिटिश कंपनियों ने जो अफ्रीका की रिसोर्सेज हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल्स हो, वहां के खनिज पदार्थ हो या फिर दूसरे रिसोर्सेज हो, उन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है कॉमनवेल्थ की आड़ में। और किस प्रकार से ये एक, जिसे मैंने कहा कि चक्रव्यूह जैसा बन गया है, जिसमें इन देशों के रिसोर्सेज जो हैं वो पूरी तरह से ब्रिटिश कंपनियों के अधीन हो चुके हैं, उनके द्वारा नियंत्रित किए जा चुके हैं। तो ये एक प्रकार की पॉलिटिक्स है न्यू कॉलोनियलिज्म की, जो कि कॉमनवेल्थ ग्रुपिंग के आड़ में चलती है। अब इसके फायदों की बात करें तो आप कह सकते हैं कि इससे शायद दूसरे देशों को, भारत को या दूसरे देशों को व्यापारिक लाभ होता है, तो वो भी कुछ नहीं होता कि कॉमनवेल्थ ग्रुपिंग से किसी देश को, ब्रिटेन के अलावा, कोई व्यापारिक लाभ होता हो, क्योंकि जितने भी कॉमनवेल्थ के देश हैं, कुछ देशों में तो आपस में इतनी दूरी है कि इनके बीच में कोई व्यापार जो है वो संभव ही नहीं है। जैसे कि भारत हो गया और कैरिबियन देश हो गए। कैरिबियन देश और भारत के बीच में इतनी दूरी है, इतना ज्यादा डिस्टेंस है कि इनकी जो व्यापार का प्रतिशत है, इनके द्विपक्षीय व्यापार का, वो न के बराबर है। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आज के समय में क्यों भारत और क्यों ये दूसरे देश अपने आप को कॉमनवेल्थ ग्रुपिंग का हिस्सा बनाना चाहते हैं। अब खासकर कि ब्रेक्सिट के दौर में, जब ब्रिटेन खुद यूरोपीय संघ से अलग हो गया है, यूरोपीय संघ जो कि पूरे यूरोप की एक प्रकार से पहचान है, तो अपने हितों के चक्कर में जब वो खुद ही यूरोपीय संघ से अलग हो गया, तो फिर भारत और इन दूसरे देशों को भला क्या जरूरत है कि वो अपने कॉलोनियल हैंगओवर में जिए, अपने कॉलोनियल पास्ट को आज के समय में 21वीं शताब्दी के भारत में, जब हम अपनी संस्कृति को फिर से पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, संस्कृति की ओर वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे समय में इस न्यू कॉलोनियलिज्म प्रोजेक्ट का, इस प्रकार के ग्रुपिंग की हिस्सा बने रहने का कोई हमें औचित्य नहीं दिखाई देता। एक ऐसी ग्रुपिंग जो कि हमें हमारे इस कॉलोनियल पास्ट की, इस दर्दनाक इतिहास की याद दिलाती है। और जैसा कि मैंने कहा, चूंकि ब्रिटेन जो है वो अब यूरोपीय संघ से अलग हो चुका है, तो उसको अपने आर्थिक हित, अपने बिजनेस इंटरेस्ट साधने के लिए अब कॉमनवेल्थ एक बलि का बकरा जिसे कहते हैं दिखाई दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वो अब इस कॉमनवेल्थ फोरम को और भी सशक्त करने की कोशिश करेगा, और इसकी तर्ज पर भारत से और भी दूसरे देशों से बहुत से अपने बिजनेस इंटरेस्ट को फुलफिल करने की, उनकी पूर्ति करने की कोशिश करेगा। लेकिन भारत को और इन सभी दूसरे देशों को अब सोचना चाहिए इस बात पर, बल्कि गंभीरता से सोचना होगा कि कॉमनवेल्थ जैसी ग्रुपिंग का भला आज के समय में क्या औचित्य है, क्या इस ग्रुपिंग की कोई आवश्यकता भी है या नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।